गुड इवनिंग साथियों। तो विज्ञान का मॉडल पेपर नहीं, विज्ञान अध्ययन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गणित ज्ञानशाला पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो देखिए, थोड़ा सा हमने ट्रेंड में चेंज किया है। तो आज मैं आपके अध्याय के हिसाब से और आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा। इसके उपरांत आपको किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक से, नोटबुक से या कहीं से भी अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मॉडल पेपर बनाने में जो लिमिटेड प्रश्न 21 प्रश्न लेने पड़ते हैं, अब उसमें से भाई अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा तकनीक में परिवर्तन किया जाए और मॉडल पेपर के अनुसार ही जिस पाठ में से जितने अंक के ऑब्जेक्टिव लेने या ट्रू फॉल्स के लेने, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लेने, अति लघुतरात्मक लेने, वो सब ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न ले रहा हूं और एक एक चैप्टर के हिसाब से तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके मैं आपके लिए लाया हूं। हाँ, पहला वीडियो में जैसे ही डालूं आप कमेंट करके जरूर बताना कि पहले वाला मेथड सही था कि ये वाला मेथड सही है। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा और तभी दूसरा वीडियो डालूंगा। ठीक, तो देखिए, पहला जैसा चैप्टर आपको पता है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले मैं इसके जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से कि इसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, कौन से रिक्त स्थान के आ सकते हैं, कौन से ट्रू और फॉल्स के आ सकते हैं, और अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक या निबंधात्मक प्रश्नों में से क्या संभावना रहेगी। तो देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, आप सब जानते हैं। रबी की फसल, तो रबी की फसल का समय अक्टूबर से फरवरी के मध्य का होता है, आपको याद अच्छी तरह से। इसकी प्रमुख जो फसलें होती हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी क्या है, रबी की फसलें। ध्यान रखना, कौन सी? गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, ये सभी क्या कई की भाई, रबी की फसलें, जो कब इनकी बुवाई कब होती है? अक्टूबर में, और कटाई लगभग फरवरी में हो जाती है। फिर एक खरीफ की फसल, जो जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, ठीक है, बरसात वाली, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, मतलब ये, ठीक है, सभी किसकी हैं भाई? कौन सी फसल है ये? खरीफ। कौन सी? खरीफ। अब देखिए, जायद फसल, ये मार्च से जून के मध्य की फसल होती है। तो जैसे ही रबी की फसल की कटाई होती है, जायद फसल को बोया जाता है। उदाहरण जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी, लौकी, ठीक है। तो ये सब क्या है? जायद की फसलें। तो याद रहेगी ना आपको? इन प्रश्नों को जब मैं पूछूंगा तो आपको तुरंत बताना होगा भाई। अब देखिए, दूसरे प्रश्न क्या हो सकता है कि फसल के प्रक्रम में, फसल को जब बोया जाता है और काटने तक कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार की। प्रश्न में भी आ सकता है कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, खरपतवार सॉरी। अब खरपतवार किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि फसल के साथ जो अनवांटेड या जिन क्या बोलेंगे उनको? अनवांटेड की हिंदी क्या बोलेगी? अवांछित। तो फसल के साथ जो अवांछित पेड़ पौधे उगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम खरपतवार कहते हैं। और इनको निराई गुड़ाई करके, या आजकल तो कीटनाशक के द्वारा भी इनका, या खरपतवार नाशक सॉरी दवाइयों का छिड़काव करके और इनको नष्ट किया जाता है भाई। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है, कभी ओलावृष्टि हो सकती है, ज्यादा सर्दी के कारण भी फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है, या बाढ़ के कारण, बाढ़, सूखा, सर्दी, आग, ओलावृष्टि, इनके कारण भी किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा कीटों या फफूंद, जीवाणु या वायरस द्वारा फैलने वाले रोग भी किसी फसल विशेष में लग जाते हैं भाई। और इसके अलावा जानवरों से नुकसान भी बहुत होता है, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि खाद या उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है भाई? देखिए, लगातार फसल बोने से भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती जाती है। तो उस उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक या जो आर्टिफिशियल
फर्टिलाइजर्स हैं, खाद हैं, वो देने पड़ते हैं। तो देखिए इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है खाद और उर्वरक में, आप जान लीजिए। खाद प्राकृतिक या जैविक पदार्थ हैं, ठीक, ध्यान रखना। खाद तो क्या है, प्राकृतिक या जैविक पदार्थ है, और उर्वरक कृत्रिम रासायनिक पदार्थ अर्थात मैन मेड। प्राकृतिक खाद को खेतों में बनाया जाता है, जबकि उर्वरक रासायनिक क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। कहाँ, फैक्ट्रियों में। जैसे यूरिया खाद है, डीएपी खाद है, CAN खाद है, ठीक है, सल्फर जिंक जो भी देते हैं ना, ये सब कौन से हैं भाई, कृत्रिम में अर्थात उर्वरकों की श्रेणी में आते हैं। जबकि गोबर का खाद है या कंपोस्ट खाद है, ये सब किस में आते हैं, जैविक खादों में, ठीक है। अब उदाहरण लिखें, जैसे कंपोस्ट खाद, बर्मी कंपोस्ट, ये खाद की श्रेणी में आते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सुपर फॉस्फेट, पोटास, है ना, यूरिया, डीएपी जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो वही तो है सुपर फॉस्फेट। अब प्राकृतिक खाद में ह्यूमस होती है, ध्यान रखना, और उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता। फिर आपके खेत को जोतने से लेकर फसल की कटाई का क्रम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले खेत की जुताई करके खेत की मिट्टी को पोला बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मिट्टी तैयार करना। उसके पश्चात उसमें उपयुक्त बीज डालकर बुआई की जाती है, ठीक। फिर अगर किसी विशेष तत्व की कमी है भूमि के अंतर्गत, तो हम खाद देते हैं उसी के हिसाब से, चाहे खाद दें या उर्वरक दें, ठीक है। फिर समय समय पर उस फसल की हमें सिंचाई करनी पड़ती है, अर्थात पानी उनमें देना पड़ता है। उसके पश्चात जब फसल पक जाती है तब उसकी हमें कटाई करनी पड़ती है, और कटाई करके फिर उसको हम मतलब संचित करते हैं, अर्थात भंडार गृह में भेजते हैं फसल को। तो ये बात आपको ध्यान रखना। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं, कैसे, खेत की अच्छी तरह से जुताई करके। फिर उसमें उपयुक्त बीज बोया जाता है। बीज बोने के पश्चात जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार उर्वरक या खाद उसमें दिए जाते हैं, और समय समय पर उसकी सिंचाई आवश्यकता अनुसार की जाती है। और जब फसल पककर तैयार हो जाती है फिर कटाई के बाद फिर उसको भंडार करते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। तो देखिए गेहूं की फसल है, तो अभी बताया ना, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सब क्या है, रबी की फसल है, ठीक। तो रबी ऑप्शन आ, ठीक। सिंचाई का आधुनिक साधन है, देखिए चड़स, कुएं में चमड़े का बना हुआ एक पात्र होता था जिसमें पानी भरकर खींचते थे, या तो हाथों से खींचते थे या बैलों या मतलब बैलों के माध्यम से खींचते थे, और फिर कुआं पर लाकर आदमी उठाता था उसको, और फिर नालियों के माध्यम से खेतों में सिंचाई करते थे, जो बहुत ही ज्यादा श्रम साध्य तकनीक थी चड़स। इसी तरह ढेकली आपने चित्रों में ही देखी होगी, ठीक है। रेट, तो ये तीनों तो पुराने हैं भाई, ठीक है, परंपरागत। और आधुनिक कौन कौन से, विद्युत पंप, ठीक है, विद्युत मोटर लगाकर या जनरेटर से या इंजन लगाकर जब पानी को निकाला जाता है, तो ये आधुनिक तकनीक है। तो इसमें सा आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए जायद की फसल अनेक चीजें उत्पन्न की जाती है जायद की फसल में, अभी बताया ना, काकड़ी, तरबूज, खीरा, ये सब का है, क्या है भाई, जायद की फसल है। निम्न में जायद फसल का उदाहरण नहीं है। तो जायद, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। खरबूज, खरबूज ही लिख गया स्त्रीलिंग, ठीक। तरबूज, ये तो दोनों जायद की फसल है भाई। ककड़ी, ये भी जायद की फसल है। कौन नहीं है, मूंगफली, मूंगफली किसकी है, रबी की फसल है भाई, ठीक है। तो सा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा था कि निम्न में से जायद की फसल नहीं है। आ रहा है ना मजा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फसलों को अनेक वर्गों में रखा जा सकता है। अरहर, मूंग, चना, ये तो दालों की वो है भाई सीरीज, तो इसको क्या बोलेंगे, दलहनी, दाल, ठीक।
मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? अभी बताया था, खाद या उर्वरक। तो देखिए कहाँ है खाद, ये ऑप्शन सा आ जाएगा। तो पढ़ने का फायदा हुआ ना। देखिए अब इस चैप्टर से आपको कोई भी प्रश्न पूछे आप आसानी से कर देंगे। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न चलते हैं। बताइए कितना आपको याद है। मैं इसको, हाँ, खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोली बनाना खेत की जुताई करना कहलाता है। अरे मैंने आंसर भी लिख दिया यार आपकी सरलता के लिए। ठीक है, स्वस्थ बीज वजन में, भाई अपने आप देखिए जब स्वस्थ कोई चीज होगी तो उसमें वजन ज्यादा होगा, तो वजन में भारी होंगे भाई। और जो अस्वस्थ बीज हैं वो वजन में कैसे होंगे, हल्के होते हैं। ठीक, लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता, ठीक है, उर्वरक क्षमता या उर्वर क्षमता, ठीक है, कम हो जाती है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए और प्रश्न भी है। भोजन में कम काम आने वाले पादप जैसे आम, बेर आदि अपेक्षाकृत भूमि पर उगाए जाते हैं। भूमि पर तो उगाए जाते हैं पर ये लगते कहां है ऊपर, तो भूमि पर कम उगाए जाते हैं। ठीक, कम आएगा इसमें भाई। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न सॉरी दो तरह के हो सकते हैं। वैसे आपकी साल जो ट्रेंड है वो यही है कि कोष्टक में दो शब्द दिए हुए होते हैं, उनमें से उपयुक्त शब्द छांटकर आपको मतलब टिक करना होता है या उसमें भरना होता है। जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में, देखिए परिभाषा है किसी चीज की अभी आ जाएगी आपको। जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं भाई। जैसे गेहूं की फसल है, निश्चित ऋतु है, शरद ऋतु में बोएंगे उसको, और भूमि के बड़े क्षेत्र में एक साथ जब उगाया जाएगा बहुत से गेहूं के पादपों को तो वो गेहूं की फसल कहलाएगी। ठीक, समझ में आ गया ना। फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले किसको तैयार करता है? खाद को तो करता ही नहीं है, मिट्टी को तैयार करता है भाई। तो इसमें क्या आ जाएगी भाई, मिट्टी। परिवेश में फसलों से पर्यावरण, भाई फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहेगा क्योंकि पादप है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन हमें देंगे, तो इसमें शुद्ध आएगा भाई। रहा ना आसान। तो देखिए अब आ जाइए, निम्नांकित का सही मिलान कीजिए। जायद फसलें देखिए कौन कौन से, खरबूज, ककड़ी, तरबूज, तो इसमें आ जाएगा भाई सेकंड नंबर, या फिर ऐसे भी आप करके आ सकते हैं। ठीक, रवि फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, कहाँ है भाई, गेहूं, जौ, चना, तो रवि की फसल यहां आ गई भाई, तो क्रम से आ रहे हैं, ये थर्ड आ जाएगा। तिलहनी फसलें, ठीक है, अब तिलहनी फसलें कौन सी है देखिए, हाँ ये नहीं ना, तिलहनी कौन कौन सी, मूंगफली, सोयाबीन और अरंडी, ये क्या है, तिलहनी फसलें हैं, तो यहां एक आ जाएगा। ठीक, और खेत जुताई के साधन, खेत को किससे जोतते हैं, हल से जोतते हैं, कुदाली खोद कर, है ना, यो इस तरह से मिट्टी निकालते हैं। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगाए जाते हैं ना, जिसमें 9 या 13 हर लगे होते हैं, 9, 11 या 13 हर लगे होते हैं पीछे हल, ठीक है। तो और जब ट्रैक्टर उनको खींच कर खेत की जुताई करता है तो उनको क्या बोलते हैं हम, कल्टीवेटर। ठीक, तो ये खेत की जुताई के साधन है। वैसे भी अब देखिए ये आपके 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों भी तैयार हो गए इसके साथ। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि खेत जुताई के साधन लिखिए, तो हल, कुदाली, ये कोमा है भाई, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। एक प्रश्न और देखिए, निम्नांकित को सही मिलान कीजिए या सुमेलित कीजिए। सिंचाई के पारंपरिक साधन, अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, तो सिंचाई के जो पुराने समय से जो साधन चले आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं भाई, चड़स, ढेकली, रेट, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ। ठीक, ये लाइन खींच देना। चावल उत्पादक क्षेत्र, अब चावल उत्पादक क्षेत्र तो वहां होगा भाई जहां टेम्परेचर 27 से 31 के बीच हो, काली मिट्टी हो और बरसात ज्यादा हो,
मतलब पानी की अधिकता चाहिए इसके लिए। अब पानी की अधिकता राजस्थान में कहाँ है? हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है भाई। कौन कौन सी जगह? हनुमानगढ़, कोटा और बांसवाड़ा कहाँ है? ये रहा भाई। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। ठीक भाई। बाजरा उत्पादक क्षेत्र, बाजरा कहाँ होता है? जहां वर्षा कम होती है, यहाँ पानी की कमी है। तो जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर। ठीक, तो इसमें आ जाएगा सेकंड। और सिंचाई के आधुनिक साधन, नलकूप, ठीक है, विद्युत पंप या डीजल पंप, तो इसमें आ जाएगा थर्ड। तो इनको ढंग से आप पढ़ लेना भाई। ठीक, अब चलते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो देखिए, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण कहां करते हैं? साइलो और भंडार गृहों में। याद रखना भाई। होली के पर्व पर काटी जाने वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। होली के पर्व पर रबी की फसलें काटी जाती हैं, ठीक है भाई, जो सितंबर में बोई जाती हैं और मार्च और फरवरी के महीने में काट ली जाती हैं। तो होली के पर्व पर गेहूं, जौ, चना, सरसों ये सब काटी जाती हैं। ठीक, फसल कटाई का कार्य किस प्रकार किया जाता है? आप जानते हैं भाई। आप पुराने समय में फसल कटाई में हाशिया या दरांती से फसल पादप को काटा जाता था, इस तरह से, ठीक है, खींचकर। आजकल हार्वेस्टर मशीन आ गई है, ठीक है, और उसमें दाना अलग हो जाता है और उसका जो भूसा है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इससे आसानी से ये काम हो जाता है भाई। अब देखिए, ये मैंने बता दिया था, दोबारा लिख गया है। अब देखिए, सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां निम्न है, ठीक है। कौन कौन सी? छिड़काव, जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा है ड्रिपिंग वाला या ड्रिप यंत्र। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, जगह जगह इस तरह से पाइप लगे होते हैं और उनमें नोजल लगे होते हैं और वो चारों बगल को घूमते हैं भाई। तो वो घूम घूम कर और उस भूमि पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव यंत्र। तो ये किसके लिए उपयुक्त है भाई? असमतल भूमि के लिए। समतल के लिए तो वही पाइप लगाकर सीधे सीधे पानी भर देते हैं भाई, जहां पर जल, और दूसरी असमतल भूमि हो और जल कम मात्रा में हो। पाइपों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार से होता है जैसे वर्षा हो रही है। तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो उस पर जमी हुई धूल या मिट्टी जो जमी हुई है पादप के ऊपर, वो हट जाती है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब ड्रिप यंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। ड्रिप, वैसे ड्रिप चढ़ती है ना बोतल, ठीक है। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, ध्यान रखना। तो देखिए, छिड़काव वाली जो भूमि, जो ड्रिपिंग सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो किसके लिए उपयुक्त है? भूमि असमतल हो और जहां पानी की मात्रा कम हो। और ड्रिप वाला सिस्टम जहां जल बूंद बूंद करके पादप की जड़ों में गिरता है, वो किसके लिए फायदेमंद है? फलदार पौधों के लिए, अर्थात बगीचों में वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। क्यों? अगर पेड़ के ऊपर से पानी आएगा तो जो उसका परागण की क्रिया है वो बाधित हो जाएगी, अर्थात वो जो फूल है वो झड़ जाएगा। ये तो अब इसी के साथ पहला चैप्टर समाप्त। ठीक, अब हम दूसरा चैप्टर है, एक और चैप्टर लेते हैं, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं धातु और अधातु के भौतिक गुणों को लेकर चर्चा करता हूं, उसके पश्चात इसके रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर धातु और अधातु के बीच आपको भौतिक गुणों में अंतर और रासायनिक गुणों में अंतर पता है तो आपका ये पूरा चैप्टर स्वतः ही तैयार हो जाएगा। विश्वास नहीं हुआ मेरी बात का? चलिए, मेरी बात को पर ध्यान से सुनना है आपको, और फिर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मैचिंग वाला प्रश्न, ट्रू और फॉल्स का प्रश्न या फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न रह जाए, मेरी गारंटी। लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो देखिए, पहला भौतिक गुणधर्म क्या है? ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता के आधार पर। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे धातुएं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं।
ठीक है, या चालक होती हैं। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, केवल और केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। तो ये प्रश्न आ सकता है कि एक अधातु का नाम लिखिए जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है, वो कौन है? ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट कैसे? क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, एक उसमें। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, ध्यान रखना, इसमें इससे प्रश्न बनेगा। फिर आघात वर्धनीयता एवं तन्यता। आघात वर्धनीयता किसको कहते हैं? यदि किसी धातु को पीटा जाए, आघात किया जाए, चोट पहुंचाई जाए, तो उसकी परत बन जाती है, उसकी सीट या चद्दर बन जाती है। जैसे लोहे को पीट पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है, सोने या चांदी को पीट पीट कर उसकी चद्दर बनाई जा सकती है। तो धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं, चोट को सहन करने की क्षमता होती है। और तन्यता अर्थात जिनके तार खींचे जा सकें। जैसे सोने के लिए बात प्रसिद्ध है कि 1 ग्राम सोने से सुनार लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकता है, बहुत बारीक तार खींचा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? सोना है भाई। और आघात वर्धनीयता अर्थात इनमें आघात सहने की, चोट सहने की क्षमता होती है, अर्थात इनको पीट पीट कर इनकी क्या बनाई जा सकती है? चद्दर बनाई जा सकती है। लेकिन अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। अगर इन पर आघात करेंगे तो वो बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक। भंगुर का मतलब आघात करने पर बिखर जाना, टूट जाना। अब देखिए चमक। धातुएं चमकदार होती हैं तथा उन पर पॉलिश की जा सकती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनकी एक विशेष चमक होती है। सोना पीला है, चांदी एकदम सफेद है, एल्युमिनियम सफेद है, तांबे का अलग कलर है, ठीक है। तो चमक होती है विशेष चमक। लेकिन अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होती और ना उन पर पॉलिश ही की जा सकती है। लेकिन हीरा और आयोडीन चमकदार होते हैं। हीरे के लिए तो जाने सदियों से क्या क्या होता है। हीरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण होता है। अगर उसमें एक बार लाइट प्रवेश कर जाए तो वो ही लाइट उसमें घूमती रहती है। इसी कारण हीरा क्या होता है? चमकदार होता है। और आयोडीन भी पीले कलर की चमकदार अधातु है भाई, ध्यान रखना। तो प्रश्न आ जाए कि एक अधातु का नाम लिखिए जिसमें विशेष चमक होती है। भाई सामान्यतः अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमकदार होती है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, इसमें भी विशेष चमक होती है, ठीक है। तो कार्बन के जो अपर रूप है वो सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर किए हुए हैं। कार्बन का ही अपर रूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। अब जो कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे भाई सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट ही ऐसी धातु है जो सुचालक होती है, इसकी विद्युत और ऊष्मा की। रट गई ना बात? अब चलिए भौतिक अवस्था। धातुएं ठोस होती हैं सामान्यतः, केवल मरकरी को छोड़कर, पारे को छोड़कर। पारा ही एक ऐसा धात्विक पदार्थ है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना भाई। तो पारे को छोड़कर सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं भाई। लेकिन पारा जिसको मरकरी बोलते हैं, वो जिसका प्रतीक क्या होता है? Hg, वो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव और तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। अधातुएं जैसे ठोस कौन कौन सी? आयोडीन ठोस है, सल्फर ठोस है। आयोडीन और सल्फर अधातुएं फिर भी ठोस है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में है। ब्रोमीन कैसी है? द्रव अवस्था में है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी अधातुएं ये कैसी हैं? गैसीय अवस्था में। तो अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन धातुएं केवल और केवल ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक ही अपवाद है पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आई ना बात समझ में? गलनांक। धातुओं के गलनांक सामान्यतः उच्च होते हैं, केवल 3 को छोड़कर। सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, इनके प्रतीक लिख देता हूं। सोडियम का Na, पोटेशियम का K और सीजियम का CS, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और सीजियम ये 3 धातु ऐसे हैं जिनके गलनांक कम होते हैं। और सीजियम तो ऐसी धातु है भाई जिसको हथेली पर रखें तभी पिघलने लग जाती है, ठीक है।
तो कैसे लिखेंगे भाई? सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, केवल 3 को छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, वैसे गैलियम भी होती है। ठीक, अब ग्रेफाइट, अब अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, 2 को छोड़कर, हीरा और ग्रेफाइट को छोड़कर। तो ग्रेफाइट और हीरा अधातु होते हुए भी इनके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा हैं भाई। ठीक है, बाकी की जितनी भी अधातु हैं उन सबके गलनांक कैसे होते हैं? कम। रंग, धातुएं अधिकतर रूपली या धूसर ग्रे रंग की होती हैं, अधिकतर, नहीं तो सोने में अलग चमक है भाई। अधातुएं विभिन्न रंग की होती हैं, जैसे सल्फर पीले रंग की, आयोडीन भी चमकदार पीले रंग के क्रिस्टल होते हैं, फास्फोरस लाल या सफेद होता है। ठीक, कठोरता, धातुएं प्राय कठोर और अधिक घनत्व वाली होती हैं, इसलिए ज्यादातर डूब जाती हैं, केवल सीजियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ठीक है, इनका गलनांक भी कम होता है और इनका घनत्व भी कम होता है। 3 का, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, याद कर लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। अधातुएं प्राय नरम और कम घनत्व वाली होती हैं। ठीक, ध्वनिकता, ध्वनिकता किसको बोलते हैं? अगर धातुओं पर चोट पहुंचाई जाए, प्रहार किया जाए तो शोर उत्पन्न होता है, आवाज उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं ध्वनिकता। ठीक है, तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, अर्थात जैसे ही उन पर चोट पहुंचाई जाए आवाज उत्पन्न होती है। घंटी आपने देखी अपने स्कूल की, जैसे ही उस पर चोट पहुंचाई जाती है आवाज उत्पन्न होती है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी धातुएं, इनमें चोट पहुंचाने पर आवाज उत्पन्न होती है। अधातुओं में ध्वनिकता का गुण ही नहीं होता है। अधातु तो ऐसी चोट पहुंचाएंगे तो बेचारी बिखर जाएंगी, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें तो चोट पहुंचाओगे कैसे? ठीक, ब्रोमीन द्रव अवस्था में। ठीक, तो ये रही भाई किसकी बात, इनको ढंग से स्क्रीनशॉट लेकर मेमोराइज कर लेना भाई, जो मैंने ये बताया। अगर ये याद है, पूरा चैप्टर याद है आपको। अब थोड़ा सा रासायनिक गुणधर्म की भी बात कर लेते हैं, अलग अलग धातु और अधातुओं के। तो देखिए, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे Mg है तो MgO बनाएगा, कैल्शियम है CaO बनाएगा, NaO Na2O बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो ये सभी कैसे हैं? क्षारीय है भाई। तो धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, ध्यान रखना। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगी, लेकिन अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। याद रहेगी ना बात? बोलोगे तो नहीं? पक्का? चलते हैं आगे। धातुएं सामान्यतः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। सीधी सी बात है, धातुएं तनु हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती हैं। और अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, अर्थात सांद्रों से क्रिया करती हैं, अधातु तनु से क्रिया नहीं करती। सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके कुछ भी नहीं बनाती, अर्थात हाइड्रोजन से क्रिया करती ही नहीं है। केवल कुछ अत्यंत अपक्रियाशील धातुएं, कौन कौन सी? सबसे ज्यादा अपक्रियाशील धातु वही 3 याद रखो, कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। गलनांक क्वथनांक कम, सबसे ज्यादा अपक्रियाशील है। ठीक है, और सीजियम तो हथेली पर रखने से ही पिघल जाती है। सोडियम इतना खतरनाक है, वायु में खुला छोड़ने पर जलने लग जाता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। ये 3 खतरनाक है, तीनों को याद कर जाओ यार, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। ठीक है, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके उनके स्थायी हाइड्राइड बनाती हैं अधातुएं, जैसे आयोडीन हाइड्राइड, सल्फर हाइड्राइड। ठीक, धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं, अधातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। बहुत बड़ा अंतर है, धातुएं जल के साथ क्रिया करेंगी, अधातुएं नहीं करेंगी। ठीक, कैसे क्रिया करेंगी? कोई भी धातु लीजिए, Mg+H2O, MgO+H2O। ठीक, ऑक्साइड बनेगा, और सॉरी H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब प्रश्नों की बात करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? पतली चादर में पीट कर किसको बदला जा सकता है? धातु को। तो इनमें से धातु देख लीजिए बंधु, कौन सी है? ऑक्सीजन अधातु है,
सल्फर अधातु है, फास्फोरस अधातु है, जिंक धातु है। तो किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक को। ये अधातु है तीनों, ठीक, और ये जिंक क्या है? धातु। तो ऑप्शन आ करेक्ट। दूसरा प्रश्न देखिए, सक्रिय अधातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। अभी बात कर रहा था ना सबसे बदमाश, सोडियम। सोडियम धातु है भाई, इसको वायु के साथ खुला रख दें तो तुरंत आग पकड़ लेता है। सोडियम, जिसका प्रतीक क्या है? Na, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम, इसलिए Na पहले दो अक्षर लिख लेते हैं ना। तो सोडियम सबसे खतरनाक, ठीक, आ जाएगा। तीसरा देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं। ज्यादातर धातुएं तन्य होती हैं यार, केवल पारे को छोड़कर। पारा तो भाई उससे खींचकर तार तो नहीं बनाए जा सकते। पढ़ के देख लेते हैं कौन सा सबसे ज्यादा सही है। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, गलत है यार। अधातुओं के तो तार खींचे ही नहीं जा सकते, वो तो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। हाइड्रोजन के तार बना सकते हो हैं? ऑक्सीजन के बना सकते हो, सल्फर के बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये तो बिल्कुल गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये सही है भाई, ये सबसे अच्छा है। सभी धातुएं तन्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि पारा, उसके तार बनाए जा सकते, वो तो द्रव अवस्था में है भाई। तो सबसे अच्छा यही है। कुछ धातुएं अधातुएं तन्य होती हैं, ये भी गलत है। कोई भी धातु ऐसी नहीं जो तन्य हो। तो ऑप्शन सा इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? मैंने बताया था ना, तीनों में से कोई सी आ जाए। सोडियम को चाकू, ये नर्म होती हैं भाई, इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रट के रखना भाई, और सीजियम, ये तीनों ऐसी धातुएं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सा है इसमें देख लीजिए, सोडियम। तो आ करेक्ट हो गया भाई। मरकरी तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कॉपर ठोस होता है भाई, बहुत। कॉपर, तांबे को काट सकते हो? नहीं। आयरन, लोहे को, अरे यार लोहे को काट सकते हो चाकू से? नहीं। ठीक है, आसानी से, क्योंकि काट तो सकते हो पर प्रश्न में देखिए आसानी से काटा जा सकता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम चालक वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, और वो कौन सा है? चांदी, अर्थात सिल्वर। सिल्वर अर्थात चांदी सबसे ज्यादा। तो आप कहेंगे सर चांदी के ही तार क्यों नहीं बने? प्रश्न आ सकता है कि जो विद्युत के जो चालक तार हैं वो चांदी के क्यों नहीं बनाए जा सकते, जब चांदी ही सर्वोत्तम चालक है? क्यों नहीं बना सकते भाई? क्योंकि एक तो चांदी मूल्यवान धातु है, दूसरा अगर इसके तार बना भी दिए जाएं किसी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति के द्वारा, तो चोरी होने का डर रहेगा। इसलिए इसके लगभग बराबर चालक धातु कौन सी है? तांबा, जो इतनी महंगी भी नहीं है, आसानी से सुलभ भी हो जाती है। इसी कारण जो तार है, चालक तार है, वो किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं ना। ध्यान रखना भाई। आप बहुत से गलत कह जाते हैं कि साहब सोना भी बहुत सबसे ज्यादा चालक सोना। सोना नहीं है यार, ठीक है, वो इतना अभिक्रियाशील भी नहीं है और इतना चालक नहीं होता। जितनी सबसे ज्यादा चालक कौन होती है? चांदी। नंबर 2 तांबा, नंबर 3 एल्यूमिनियम। याद रहेगा ना, सबसे नंबर 1 चांदी, नंबर 2 तांबा, नंबर 3 एल्यूमिनियम। याद रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील है, मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। इसका वायु से संपर्क तोड़ने के लिए, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही तुरंत इसमें आग लग जाती है भाई, तो इसको किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। कहां है मिट्टी का तेल? ऑप्शन बा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, पारा, कुछ भी कहिए आप। कहां है मरकरी? पारा मिल गया भाई, सा, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है, आ रहे ना वही प्रश्न। ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत की चालक है, तो ग्रेफाइट ऑप्शन बा।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अवक्रियाशील है? मैंने बताया ना, तीनों वही तीनों मौसेरी बहनें। कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। तो सोडियम है भाई। वाह, मजा आया ना। हाँ, एक प्रश्न और रह गया यार। कौन सा प्रश्न रह गया? कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन। और धातु कौन सी है बताइए? पारा। तो जब देखिए, ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न में आ जाए कहीं एक धातु का नाम बताया जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अरे पारा है। और अगर उसने गलती से अधातु लिख दिया तो पारा मत लिख देना, पारा धातु है। अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। और गैसीय अवस्था में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन। लिख देना किसी गैस का। और ठोस अवस्था में कौन कौन पाए जाते हैं? सल्फर है, आयोडीन है कई उदाहरण है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके बताओ भाई। अधिकांश खाली जगह तनु अम्लों के साथ अवक्रिया नहीं करती। कौन नहीं करती? अधातु। धातु है तो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती हैं। कौन क्रिया नहीं करती? अधातु, तनु अम्लों के साथ। तो इसमें आएगा अधातु। आया ना। अधिकांश धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, केवल 3 को छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। क्यों? मैंने बताया ना, अम्लों के नहीं यार, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय के नहीं, अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के अम्लीय या उदासीन, और धातुओं के क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सोडियम धातु को में डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में या केरोसिन, कुछ भी लिख दीजिए, केरोसिन लिखें या मिट्टी का तेल लिखें, एक ही बात है भाई। मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। धातुएं अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो देखिए, ध्यान से पढ़ने का नतीजा, आपको सारे प्रश्न याद हो गए, वो भी बहुत इजी। तो बताइए सत्य और असत्य। कोयले को खींचकर तारें, कोयला धातु है भाई, भंगुर होता है, हल्की सी चोट पहुंचाने पर ही बिखर जाता है। भंगुर का मतलब छोटी सी चोट लगाओ हल्की सी, वो बिखर जाए, कणों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये तो असत्य है भाई, असत्य लिख देता हूं, या क्रॉस लगा देते। चलिए, धातुओं का घनत्व निम्न होता है, अधातुओं का घनत्व तो निम्न होता है। सही है, ये तो भाई सत्य है। ये तो धातुओं का उच्च होता है। गंधक विद्युत का सुचालक, गलत। गंधक क्या है? अधातु है, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। तथा ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, उल्टा लिख दिया इसने। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है और गंधक कुचालक होती है। फास्फोरस जल से तीव्र अपक्रिया करता है, बहुत। जल से तीव्र अपक्रिया नहीं करता, जल में रखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस को अगर कमरे के ताप पर रखा जाता है तो ये 32 सेंटीग्रेड ताप पर ही जलने लग जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जल से तीव्र अपक्रिया करता है, गलत। ये क्या है? गलत है, जल से अपक्रिया नहीं करता। इसी कारण फायदे को ध्यान रखना, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, फास्फोरस को कहां रखा जाता है? पानी में। जो जादूगर है ना, वो आपको तमाशा दिखाते समय बोल चलो मैं पानी में आग लगा देता हूं, वो क्या करता है? बहुत चालाकी से मिट्टी के तेल में से सोडियम के पीस को निकालकर और सीधे कहां फेंक देता है? पानी में। तो जैसे ही वो हवा में होकर जाता है तो हवा से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है और पानी में आग लग जाती है यार। ठीक, और कभी कभी तो खोपड़ी में आग लगा देते हैं, या खोपड़ी में मैंने आग लगा देते ना जादूगर, वो चलो मैं मनुष्य की खोपड़ी में आग लगा रहा हूं, तो वो क्या करता है? फास्फोरस पीले रंग का होता है, ठीक है, तो उसको रखता है, और पीला जो फास्फोरस है उसका ज्वलनांक बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही 32 सेंटीग्रेड तापमान, भाई धूप का तो भाई भारत में तो यार हमेशा 40 के लगभग तापमान रहता है ये लगभग, तो उस तापमान पर वो तुरंत जलने लग जाता है। चलिए आगे, सही मिलान करके बताइए। कमरे के तापमान पर द्रव धातु पारा या मरकरी, पारा कहां है? आ गया भाई, सेकंड सही है इसमें। तो
चाकू से आसानी से काटे जाने वाली धातु सोडियम पोटेशियम सीजियम। कौन है भाई? सोडियम। आ गई भाई, ये चौथा है भाई। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। 3 है भाई। ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु, हाँ सबसे कम चालक धातु। ज्यादातर धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की केवल लेड, पीवी, सीसा जिसको बोलते हैं, सीसा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ये सबसे कम चालक है। तो नंबर 1 इसमें आ जाएगा, चाहे यूं मैचिंग कर देना। ठीक, अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी आपकी दमदारी को देख लेते हैं। ऐसी 2 धातुओं के नाम लिखो जो जल में तैरती हैं। भाई हल्की होती हैं, सोडियम पोटेशियम, यार उनको नाम लिख। ठीक है, जहां कोई काम नहीं आवे तीनों आ जाएंगी, सोडियम पोटेशियम सीजियम। ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है जबकि धातुओं के गलनांक तो उच्च होते हैं? कौन सी है? सीजियम। अभी तो बताया था यार, कई बार रिपीट किया था, सीजियम। और जिसका प्रतीक क्या है? CS। एक अधातु तथा एक धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। धातु तो कौन सी है? पारा। देख ध्यान रखना, धातु तो पारा है जिसका प्रतीक क्या है? Hg, हाइड्रागाइरम। और अधातु कौन है? ब्रोमीन। ध्यान रखना, अधातु ब्रोमीन है, धातु कौन है? पारा। सामान्यतः अधातुओं में चमक का अभाव होता है, बिल्कुल सही है, केवल हीरा और आयोडीन को छोड़कर। ऐसी 2 अधातुओं के नाम लिखिए जिनमें चमक होती है, हीरा और आयोडीन में। ठीक, फिर मिलान करके बताइए। चलो, सोना। अब ये क्या है? धातुओं के उपयोग से संबंधित प्रश्न है भाई। धातुओं के, अब देखिए अगर प्रश्न आ जाए ना धातुओं के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं तो आप इसको लिखाना, आसान है ना। सोने का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा तन्य धातु इसके तार की, आप माला बनाते हैं ना सोने की और चांदी की, ये तन्य धातु है सोना और चांदी। तो देखिए सोने के तो बनाए जाते हैं गहने, तो इसमें तो आ गया पहले में। तो गंधक, गंधक से बनाई जाती हैं औषधियां। त्वचा की संबंधी जो बीमारी होती है, आपके खाज, खुजली, फोड़े हो जाते हैं, इनमें सल्फर की दवाई बनाई जाती है भाई। तो ये आ गया पारा। पारा किसमें? आपके एक तो ब्लड प्रेशर नापने का जो स्पेग्नोमीटर होता है उसमें होता है, और दूसरा तापमापीय थर्मामीटर में होता है। तो ये भाई तो ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती है, पेंसिल क्रूसिबल बनाई जाती है, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। तो पेंसिल, ये ठीक है। तो धातु और अधातुओं के उपयोग आ गए भाई। चलिए, एक तत्व X को जलाने पर सफेद रंग की राख बनती है, वो मैग्नीशियम का फीता होता है, मैग्नीशियम धातु का फीता। इस अपक्रिया को रासायनिक समीकरण दीजिए। तो धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है। और जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो 2Mg + O2 2MgO, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे सिगरेट जलती है ना, उसी तरह इसकी राख बनती है, सिगरेट की तरह। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन से। दैनिक जीवन में उपयोगी 2 मिश्र धातुओं के नाम, स्टेनलेस स्टील और पीतल, सबसे ज्यादा काम में आती हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? केरोसिन में क्यों रखा जाता है? अभी बताया ना, कई बार बता दिया यार, अत्यधिक क्या बताऊं, अब तो याद हो गया होगा। या अथवा में ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसके ऑक्सीजन एवं जल के संपर्क में आने पर क्या क्रिया होती है? क्रिया का समीकरण भी लिखिए। देखिए, सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है और ऑक्सीजन व जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से क्रिया कर, अभी बताया था ना, पानी में आग लग जाती है सोडियम का पीस जैसे ही पानी में डालते हैं। तो ये ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है और आग पकड़ लेती है। अब क्रिया का समीकरण ये आपको रटना है, Na + H2O। देखिए H2O को आप ऐसे तोड़ लेना, H और OH में, ठीक है। तो Na के साथ देखिए Na + H प्लस होता है और ये माइनस, धातुएं प्लस वाली होती हैं, सब प्लस इनकी संयोजकता होती है। तो Na+ और HOH, इसको HOH लिख दें। तो Na तो क्रिया करेगा OH से, OH पे माइनस होता है तो NaOH बनेगा और ये H2 बन जाएगा, ठीक। तो सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? सोडियम वायु के संपर्क में नहीं आए।
तो देखिए सामान्यतः धातुएं जल में डूब जाती हैं, क्यों? क्योंकि इनका घनत्व ज्यादा होता है, जिसका घनत्व कम होगा वही तैरती है। देखिए सामान्यतः धातुएं भारी होती हैं, इनका घनत्व जल में अधिक होता है, अतः जिन वस्तुओं का घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। जैसे लोहा, तांबा आदि कुछ धातुएं जिनका घनत्व जल से कम होता है, लेकिन तांबे का है ना वो पानी में तैरती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जो पानी में तैरती हैं। मैं बताया ना, जो कोई धातु काम ना करे ये दो करती हैं, सबसे ज्यादा हल्की हैं सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, पानी में तैरती हैं। नहीं, सारी धातुएं पानी में नहीं तैरती। पारा भी द्रव अवस्था में, लेकिन बहुत भारी है, ठीक है, वो डूबेगा। लोहा पानी में डूबेगा, तांबा डूबेगा, सब डूबेंगे, क्योंकि इनका घनत्व जल से ज्यादा है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व जल से कम होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती हैं। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। गलनांक, क्वथनांक कम है। नर्म धातुएं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, सभी, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सीजियम नर्म होती हैं, इसलिए आसानी से चाकू से इनको काटा जा सकता है। ठीक। ध्वनिक का क्या गुण है अभी बताया यार। ध्वनिक तो मतलब चोट लगाने पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना यार, छोड़ो। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, फिर चैप्टर बदलते हैं, ठीक है, तो मैंने क्रम से नहीं लिए ना। तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाले चैप्टर की बात करते हैं। देखिए सबसे बताइए, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो रसोई के जो हैंडल बनाए जाते हैं ना बर्तनों के, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनते। देखो प्लास्टिक दो तरह का होता है, एक तो नर्म वाला और एक कठोर। आपने देखोगे बिजली के स्विच हैं, जितने भी अन्य पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पड़ते हैं, तो आप देखेंगे वो गर्म करने पर वो पिघलता नहीं प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक होता है जो एक बार जिस रूप में आ गया उसके पश्चात आप उसको कितना भी गर्म कर लें वो फिर नर्म नहीं होगा, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग। और थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, सबसे अच्छा बेकेलाइट। तो ये बेकेलाइट प्लास्टिक होता है जो ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक होता है थर्मोप्लास्ट, ठीक है। थर्मोप्लास्ट क्या होता है, जैसे उसको गर्म करते हैं वापस वो नर्म हो जाता है और उसको नए रूप में बदला जा सकता है। जैसे जूता चप्पल है, इसको गर्म करो पिघल जाएगा और फिर दूसरी नई जूता चप्पल फैक्ट्रियों में बना लेते हैं। तभी तो ये फेरी वाले ले जाते हैं जूता चप्पलों को पुरानों को। तो कौन है भाई, बेकेलाइट आ गया ऑप्शन द। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है। प्लास्टिक का गुण क्या है, अब अक्रियाशील है, सही है, प्लास्टिक किसी से क्रिया नहीं, ये तो गुण है। अब पूछ रहा है प्लास्टिक का गुण नहीं है। टिकाऊ, भार में हल्के, सही है, टिकाऊ भी होता है प्लास्टिक। अक्रियाशील है, किसी से क्रिया भी नहीं करता, भार में हल्के भी होते हैं, ये तो सही है। विद्युत के सुचालक, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। और यही पूछ रहा है कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन द आएगा भाई इसमें। थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसा सीधा प्लास्टिक जिसको दोबारा गर्म करें नए रूप में फिर बदल लें। तो कौन है, पॉलीथीन है भाई। नहीं तो बेकेलाइट और मेलामाइन ये तो कैसे हैं, थर्मोसेटिंग है भाई। ये कैसे हैं, थर्मोसेटिंग, मतलब एक बार सेटिंग हो गई तो वो सेटिंग नहीं टूटेगी। ठीक, मतलब एक बार जिस रूप में बन गया उसके पश्चात ऊष्मा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात नए रूप में उसको पुनः नहीं डाला जा सकता। जैसे आपके सोचे तो ये बेकेलाइट के बने होते हैं भाई। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में लिया जाता है, वो भी ध्यान रखना कि आजकल ऐसे बर्तन आ गए जिनमें चिपकता नहीं है कोई, नॉन स्टिक, ठीक है। वो किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन, रट लेना इसको भाई, नहीं याद है तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके, टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं। तो देखिए नाइलॉन संश्लेषित रेशा है, जिनको आदमी ने बनाया है। कपास है, आदमी ने नहीं बनाया यार, पादपों से प्राप्त हो रहा है। जूट, पटसन, ठीक है, ये तो पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन संश्लेषित रेशे अर्थात जो रासायनिक पदार्थों की क्रियाओं के फलस्वरूप बनाए जाते हैं, नाइलॉन बनाया जाता है। टेरिलीन ये भी आदमी बनाता है विभिन्न पदार्थों की क्रिया कराकर। रेयोन को भी आदमी बनाता है। तो यार ये हो गया सही, आ गया है। तो अब एक्रिलिक तो संश्लेषित रेशा है, लेकिन रेशम तो भाई पेड़ से प्राप्त होती है, जीव से प्राप्त होती है, पेड़ पर बनती है। ऊन पशुओं से प्राप्त होती है। तो ये दोनों तो प्राकृतिक रेशे हैं, ये संश्लेषित रेशे हैं। कपास
तो ये तो नहीं हुआ। कपास पेड़ पौधों से, तो ये भी नहीं हुआ। प्रश्न पूछ रहा था सभी संश्लेषित रेशे हैं। बिजली के स्विच आदि बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, अभी तो बताया था बेकेलाइट। बिजली के स्विच किसके बनाए जाते हैं? बेकेलाइट, जो किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। बहुत जोर दे रहा हूं, आज आएगा, ये निश्चित आएगा। आग प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है कौन सा? मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग है भाई, मतलब इन पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मेलामाइन याद रखना भाई। किसका? आग प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त करते हैं इसका। एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है ऑर्लोन। बहुलीकरण जानते हैं? जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करें, छोटे छोटे मिलकर एक बड़े का निर्माण करें, उसको कहते हैं बहुलीकरण। बहुत से मिलकर बड़े का निर्माण करें। जब दो या दो से अधिक छोटे अणु परस्पर मिलकर जुड़कर एक बड़े बृहद अणु की संरचना करते हैं, उसे बहुलीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से कौन प्राप्त होता है? आर्लोन। ठीक, याद कर लेना भाई इसको। जल निकास व्यवस्था में बाधक अपशिष्ट है। सबसे ज्यादा ये पॉलीथीन फंसती है यार। क्यों? इसका जैव निम्नीकरण तो होता नहीं, अर्थात ये गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, कुछ नहीं होता है ना, ये छोटे छोटे घटकों में नहीं टूटती है। तो सबसे ज्यादा कौन फंसती है? जल निकास। जल निकास मतलब नालियों में प्लास्टिक फंसती है। याद आ गया यार। चलो बताइए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति। थर्मोस प्लास्टिक गर्म करने पर हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक तो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग वाले गर्म करने पर नरम नहीं होते। तो थर्मोप्लास्ट तो गर्म करने पर मृदुल हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो ये आएगा मृदुल, नरम हो जाते हैं। और अगर थर्मोप्लास्टिक होता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। प्राकृतिक एवं कृत्रिम धागों को मिश्रण करके क्या बनाया जाता है? टेरिकोट बनाया जाता है। ध्यान रखना, टेरिकोट किससे बनता है? तुम देखा वो टेरिकोट की शर्ट है साहब, 67-33, अर्थात 67 तो सूती है, 33% सिंथेटिक है ना। तो टेरिकोट में क्या होता है? कुछ प्राकृतिक रेशे होते हैं और कुछ कृत्रिम धागे मिश्रित करके बनाया जाता है। कौन? टेरिकोट। ठीक है। नाइलॉन, नाइलॉन अब जैसे साहब नाइलॉन क्यों? अरे नाइलॉन तो पूरा ही कृत्रिम होता है, जो किससे बनता है? एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, दो पदार्थों की क्रिया से मिलकर बनता है नाइलॉन। कौन सा? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल की बहुलीकरण से। ठीक। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके परिधानों पर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक है, अर्थात जिन पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता। वो कौन सा होता है? मेलामाइन। ध्यान रखना, बेकेलाइट के तो स्विच और ये बनाए जाते हैं, हैंडल वेंडल बनाए जाते हैं। ठीक है। और मेलामाइन अग्निरोधी प्लास्टिक है, वो तापरोधी है बेकेलाइट, उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। बेकेलाइट मेलामाइन में आग का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। इसलिए जो आग बुझाने वाले कर्मी होते हैं वो ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिन पर आग का प्रभाव नहीं पड़े, तो वो किसके वस्त्र होते हैं? मेलामाइन। जीके के लिए भी यार अच्छी है, इनको तो रट लो भाई। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ कैसे कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकरण। भाई प्राकृतिक क्रियाओं से अगर कोई पदार्थ विघटित हो जाए, टूट जाए, सरल पदार्थों में अपघटित हो जाए, तो उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण, निम्न स्तर पे आ गया। और अनिम्नीकरण जो प्राकृतिक क्रियाओं से अपघटित हो ही नहीं। ठीक है, तो ये जैव अनिम्नीकरण आएगा इसमें। यहां भाई प्लास्टिक एक प्रकार का कैसा है? प्लास्टिक तो संश्लेषित रेशा है भाई। ठीक है, प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। अब आइए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य? प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी। अरे यार, ये पर्यावरण का तो घोर विरोधी है, विनाशक है, पर्यावरण को खराब कर रहा है। प्लास्टिक खेत में चली गई, कभी गलेगी नहीं, उसकी उर्वरक क्षमता को बेकार करेगा। जहां बीज उसके ऊपर पड़ गया तो उगेगा ही नहीं, तो ये पर्यावरण का तो घोर विरोधी है, असत्य भाई, हितैषी नहीं है, असत्य बात है। तो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गलत। थर्मोसेटिंग में तो
तो ये बेकेलाइट और मेलामाइन। अभी आगे ना यार, बेकेलाइट और मेलामाइन, तो ये भी गलत है भाई। पॉलीथीन तो थर्मोप्लास्टिक है भाई, गर्म करो दोबारा रूप में नरम हो जाएगी भाई, और दोबारा रूप नया रूप बना लो। और पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो ये तो कौन से थर्मोसेटिंग नहीं है, कौन से थर्मोप्लास्टिक हैं, कौन पॉलीथीन और पीवीसी, तो ये भी गलत है भाई, असत्य है ये भी। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते, बिल्कुल ना, पुराना हो गया उसको गर्म करते हैं फैक्ट्रियों में, पिघल के या नरम होके दोबारा सांचों में डालकर नई आकृति बना लीजिए, तो ये तो सही है भाई, सत्य है। सत्य के लिए मैं सही, असत्य के लिए क्रॉस लगा रहा हूं। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता, अभी तो बताया था, नॉन स्टिक अर्थात जिनमें खाना चिपकता नहीं है, ठीक है, जलता नहीं है, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं वो बर्तन। प्लास्टिक में छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचना बनाते हैं, बिल्कुल सही है, प्लास्टिक बहुलीकरण से बनता है। संश्लेषित बहुलीकरण बताया ना, छोटे छोटे परमाणु वो अणु मिलकर किसी बृहद बड़े अणु का निर्माण करें, वो प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों की अपेक्षा अधिक पसीना सूखते हैं, गलत है यार ये तो। अरे प्राकृतिक रेशे सूती वस्त्र है, वो कपड़ा सूती वस्त्र जो कपड़ा है, या सूती जो वस्त्र है वो पसीना ज्यादा सोखेगा। संश्लेषित रेशा टेरिकोट है, टेफ्लॉन है, मेलामाइन का बना, मतलब टेफ्लॉन टेरिकोट जो भी है, नाइलॉन है, वो पसीना नहीं सोखता है, सिंथेटिक कपड़े नहीं सोखते हैं, तो ये तो असत्य है भाई। तो आ रहा है ना समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए निम्नांकित का सही मिलान कर ही दीजिए यार आप। चलिए डेक्रोन, टेफ्लॉन, अरे यार टेफ्लॉन तो याद आ गया, नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन कहाँ है भाई, ना चिपकने वाले भोजन पात्रों का निर्माण टेफ्लॉन से। तीसरा, तो ये तो 3 हो गया। डेक्रोन क्या होता है, डेक्रोन ऐसा संश्लेषित रेशा है जिस पर कभी सलवट नहीं पड़ती, तो कहाँ है भाई, डेक्रोन से बने कपड़ों पर सलवटें नहीं पड़ती हैं, तो इसमें आ जाएगा 4। रेयोन, रेयोन क्या है, सेल्यूलोज से मतलब सेल्यूलोज की रासायनिक, इसका मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो ये सेल्यूलोज से रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त होता है, इसमें सेकंड आ जाएगा। अरे यार ये तो घटते आगे, 4 3 2 और ये 1। ऑर्लोन में फिर सीधी सी बात है, ऑर्लोन क्या है, ऊन के रेशों के समान है, ऑर्लोन बिल्कुल ऊन के रेशों के समान सिंथेटिक मतलब धागा है, ठीक। आगे चलते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नाइलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नाइलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हैं। नाइलॉन रेशों से एक तो पैरासूट बनते हैं, जानते हैं पैरासूट, जानते हैं यार आप। चट्टानों पर चढ़ने के काम आने वाले रस्से मजबूत होने चाहिए, पहाड़ों पर है ना चढ़ाई करने के काम आए, तो एक तो पैरासूट नाइलॉन से बनते हैं, और चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्सियां हैं वो भी नाइलॉन से बनती हैं, ठीक। पॉलीमर या बहुलीकरण से क्या तात्पर्य, अभी बताया ना, जब छोटे छोटे अणु मिलकर किसी बड़े बृहद परमाणु का निर्माण, बहुलक का निर्माण करें या अणु का निर्माण करें, उसको पॉलीमर बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, ठीक है। पॉली का मतलब अनेक, जैसे बहु माने अनेक, पॉली, पॉली की हिंदी क्या है, बहु। अब विस्कोस किसे कहते हैं, आगे चर्चा करेंगे, वैसे इसकी एक मैंने लघुत्तरात्मक प्रश्न में रखा है, विस्कोस वहां पढ़ लेंगे, चलिए छोड़िए, और पढ़ लेना वैसे स्क्रीनशॉट लेकर आप, पर मैं समय बचाने के लिए बाद में ही चर्चा कर लूंगा। नाइलॉन कैसे बनता है, थोड़ी देर पहले बताया ना, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथिलिन डाइएमीन से मिलकर बनता है, रट लीजिए यार इसको, तो मेरे पास भी कोई इसकी दवा नहीं है कि आपको मैं रटा दूं, बस ऐसे रटेंगे। नाइलॉन को एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथिलिन डाइएमीन, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथिलिन डाइएमीन की क्रिया से बनाया जाता है। कालीन या गलीचा किस संश्लेषित रेशे से तैयार करते हैं, रेयोन और कपास को मिलाकर जो रेशे बनते हैं उनसे कालीन या गलीचे तैयार करते हैं। रेयोन तथा कपास को मिलाकर जो रेशे बनते हैं उनसे कालीन या गलीचे तैयार करते हैं, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, ऑर्लोन कैसे तैयार किया जाता है, अभी आया था ऑब्जेक्टिव में, ऑर्लोन को एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से तैयार किया जाता है, रट लीजिए।
इसका रेशा ऊन के रेशे के समान होता है। ऑर्लोन अभी वैसे भी आया था, मैचिंग में भी आया था यार, देख लीजिए ना। ऑर्लोन ऊन के रेशों के समान, भूलना ना। अरे कहाँ है भाई? अच्छा आ जाओ भाई। संरचना के आधार पर प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो संरचना के आधार पर प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक या जिसको हिंदी में बोलेंगे ताप सुनम्य प्लास्टिक, अर्थात जैसे ही गर्म करें सुनम्य नरम हो जाए हैं, और मतलब और उसको क्या बोलेंगे थर्मोसेटिंग, अर्थात ताप दृढ़ प्लास्टिक, गर्म करें दृढ़ का दृढ़ बना रहे, मैं नहीं हटूंगा, मेरी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा भैया, कितने को गर्म कर लो। तो वो थर्मोसेटिंग, एक बार जैसी सेटिंग हो गई उसके बाद आकृति में परिवर्तन नहीं आए, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 उदाहरणों को रट लेना, बेकेलाइट और मेलामाइन। अच्छा वही अगला प्रश्न ही आ गया यार, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 उदाहरण बताइए, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब तो नहीं भूलोगे, मुझे पता है भाई। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों से क्या आशय है? जब अपशिष्ट पदार्थ जो कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा हानिरहित पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कंपोस्ट खाद। लेकिन प्लास्टिक का तो जैव निम्नीकरण होता ही नहीं है भाई। डेक्रोन को कैसे प्राप्त किया जाता है? डेक्रोन एथिल ग्लाइकोल, याद रखना है भाई, रट्टू बनना पड़ेगा। तो एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरिफ्थैलिक अम्ल, ये टेरिफ्थैलिक है भाई, टेरिफ, यार ये गलती है भाई, टेरिफ्थैलिक, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक अम्ल के बहुलीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त होता है कौन? डेक्रोन। अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। राजेश गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदना चाहिए या संश्लेषित? अरे सूती कपड़े खरीदना चाहिए। क्यों? सूती कपड़े पानी और पसीना जो निकलेगा उसको एब्जॉर्ब तो कर लेंगे, अवशोषित तो कर लेगा। संश्लेषित रेशे तो करता ही नहीं है एब्जॉर्ब, पसीना सूखता ही नहीं उनमें, अतः और छिद्रुक्त भी नहीं होते। पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। रेयन कैसे बनता है? अब विस्कोस वाली बात यहां आ जाएगी आपकी। रेयन ये प्राकृतिक, सुनो रेयन क्या है? ये रेशा प्रकृति से प्राप्त सेल्यूलोज और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं साहब, दोबारा पढ़ देता हूं यार। रेयन ये रेशा प्रकृति से प्राप्त सेल्यूलोज और कार्बन डाई सल्फाइड CS2, देखिए कार्बन डाई का मतलब 2 और सल्फाइड का मतलब S। कार्बन डाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं ना CO2, कार्बन का कार्बन और डाई का मतलब 2 अणु इकाई के ऑक्सीजन के, ठीक है। और यहां कार्बन डाई सल्फाइड। तो देखिए रेयन प्रकृति से प्राप्त सेलुलोज और कार्बन डाई सल्फाइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव बनाते हैं। दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा द्रव बनाएंगे जिसे विस्कोस कहते हैं। तो विस्कोस क्या है भाई? सेल्यूलोज और कार्बन डाई सल्फाइड की क्रिया से जो गाढ़ा द्रव बनता है, कौन? सेल्यूलोज और कार्बन डाई सल्फाइड की क्रिया से जो गाढ़ा द्रव बनता है उसे विस्कोस कहते हैं। अब इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से होकर गुजारेंगे भाई, ठीक है। और उन से जो रेशे बनेंगे उनको सल्फ्यूरिक अम्ल से, तेजाब से होकर गुजारेंगे, तो फिर हमें चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं जो प्राकृतिक रेशम के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? रेयन कहते हैं। तो उपयोग क्या करते हैं? रेशम के समान वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग? देखिए आ सकता है ये कि रेशम के समान वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग होता है? रेयन का। तथा रेयन व कपास मिश्रित करके, अगर रेयन के साथ कपास और मिश्रित कर दी जाए तो चादरें, कालीन और गलीचे बनाते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि चादरें, कालीन और गलीचे बनाए जाते हैं रेयन प्लस कपास, ठीक। ये मैंने लिख दिया। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। वही ऐसा प्लास्टिक, इसको ताप सुनम्य प्लास्टिक बोलते हैं हिंदी में, ताप सुनम्य प्लास्टिक, और इसको ताप दृढ़ प्लास्टिक हिंदी में, ताप दृढ़ प्लास्टिक। प्लास्टिक तो यहां लिख ही रहा है, ये भी प्लास्टिक लिखा हुआ है। तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मृदुल मतलब नरम हो जाए अथवा विकृत हो जाता है। नरम पड़ गो तो कैसे बना लो भाई, तो सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम भी याद कर लेना। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड।
ऐसा प्लास्टिक जिन्हें एक बार ढांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। एक बार बन गए तो बन गए, उसको थर्मोसेटिंग कहते हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन भाई बहुत रटाया है यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, मैं भी क्या करूं। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित, अब कुछ पदार्थ दिए गए, उनको आप बताइए कि इनका जैव निम्नीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता है, पुनः चक्रित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या पुनः ढालकर नए रूप में पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन यंत्र, अरे यार ये तो बेकेलाइट का बना होता है, जैसा बन गया, इसको चक्रित नहीं किया सकते, मैंने लिख भी दिया है। पुनः चक्रित किए जाने वाले पदार्थ और पुनः चक्रित ना किए जाने वाले पदार्थ, देखिए टेलीफोन यंत्र पहले लिख दिया, चक्रित नहीं होगा। प्लास्टिक के खिलौने ताप सुनम्य प्लास्टिक के होते हैं, थर्मोप्लास्ट के बने होते हैं, दोबारा ढालकर नया बनाया जा सकता है। प्लास्टिक के खिलौने ताप सुनम्य भाई पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। सामग्री लाने वाले थैले किए जा सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन किए जा सकते हैं, पेन नर्म होते हैं। प्लास्टिक के कटोरे किए जा सकते हैं। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण किए जा सकते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियां की जा सकती हैं भाई, और विद्युत स्विच नहीं किए जा सकते, बेकेलाइट के बने, एक बार बन गए तो बन गए, ठीक। अब 4R सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 4R वैसे भी यार इंपॉर्टेंट प्रश्न आए या ना आए, अपने जीवन में जरूर अपना लो इस प्रश्न को भाई आप, कि 4R सिद्धांत क्या है। 4R सिद्धांत मनुष्य में पर्यावरण हितैषी आदतें विकसित करने के लिए बनाया गया सिद्धांत है। यह निम्न प्रकार है। आर, पहले आर का मतलब क्या है, रिड्यूस, उपयोग कम कीजिए भाई, जनसंख्या बढ़ रही है, सबका उपयोग कम कीजिए भाई, तभी पार पड़ेगी। सरकार कितना भी प्रयास कर ले, प्रयास उसके कम ही दिखाई देंगे। क्यों, जितना प्रयास करती है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो विकसित करती है, जनसंख्या उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो आर का मतलब रिड्यूस, कम कीजिए उपयोग। आर, रीयूज, पुनः उपयोग करिए, बार बार उपयोग कीजिए। आर, तीसरे आर का मतलब है रिसाइकिल, पुनः चक्रित करिए। और चौथे आर का मतलब रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, याद रहेगी ना। नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए, रट लीजिए। अब अध्याय 13 ध्वनि, साउंड। तो देखिए पहले विकल्प वाले प्रश्नों का, अब देखिए ध्यान रखना भाई, आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूं, चलिए वैसे आपको पता है 8686042829 इस पर मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से बताना है कि तरीका कौन सा, अब तक मेरे जितने वीडियो आपने देखे उनमें सबसे दी बेस्ट तरीका आपको कौन सा लगा, उसी माध्यम से मैं अगला वीडियो डालूंगा विज्ञान का। आपको बताना जरूर है भाई, ठीक है, कि पहले मैं पाठ के बारे में सरसरी तौर से बताऊं, जैसे मैंने पहले 2 पाठों में किया था, ठीक है। अब मैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले रहा हूं, फिर पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। आप बताना भाई किस तरह से आगे का वीडियो में लेके आऊं, मुझे तो सब एक जैसा लगता है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर गए चंद्र यात्रियों को एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकती, वो रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं, कान में वो लगाकर, लीड लगाकर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, तो हमारी ध्वनि तरंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं और आपको सुन रहा है, तो मेरे मुंह से जो तरंगे निकल रही हैं, ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, वो आपके कान तक भी तो पहुंचेंगी। कैसे पहुंचेंगी, हवा के माध्यम से। हवा में कंपन हो रहे हैं इस तरह से, और वो कान में यहां जा रही है, फिर कान के पर्दे से टकरा कर, कान का पर्दा भी क्या मास्टर चीज है यार, जो ध्वनि तरंगों को वापस आवाज में कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये पूछ क्या रहा है, किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। लोहे की छड़ में तो ध्वनि तन एक कोने पे लगाई, दूसरे कोने पे आवाज पहुंचेगी। सबसे ज्यादा ध्वनि इसमें संचरित होती, हवा में नहीं होती। सबसे ज्यादा वेग होता है ठोस में, अर्थात लोहे में, ठीक है। नंबर 2 द्रव में है, और नंबर 1 गैस में है। कमाल, उल्टा है भाई। पानी में होता है, हवा में होता है, माध्यम में। निर्वात, जहां कुछ भी ना हो, तो निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है,
क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात है, हवा नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। तो लालाओ यहां दा उत्तर आवेगो भाई। प्रश्न संख्या 2, किसी कड़िया वस्तु के माध्य स्थिति के ऊपर नीचे इर्द गिर्द गति को, देखिए एक रस्सी बना ली में, देखिए दो खूंटियां हैं, अब यहां एक रस्सी को बांध दिया, अब इस रस्सी को यहां से पकड़कर यूं पकड़कर नीचे खींच कर छोड़ दिया जाए तो ये कैसे गति करेगी, यूं इस तरह से गति करेगी ना। तो देखिए किसी कण या वस्तु के माध्य स्थिति, माध्य स्थिति ये लाइन थी, ये लाइन क्या है, माध्य स्थिति की लाइन है, इसके ऊपर नीचे गति करने को क्या बोलेंगे हम, कंपन कहेंगे, क्या बोलेंगे, कंपन आ, ठीक है। 0 सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना भाई, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड दैट इज 331 मीटर पर सेकंड। कम नहीं है, बहुत ज्यादा है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है ये। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल, और 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नहीं याद होगी, अरे यार हो जाएगी। देखिए सुनो, सोचिए 1 सेकंड में 60 कंपन हो रहे हैं, तो वो क्या है, आवृत्ति कितनी बार आई, 1 सेकंड में कितनी बार आई, 60 बार आई, तो वो 60 क्या है, उसकी आवृत्ति, अर्थात 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आवर्तकाल क्या है भाई, एक कंपन में लगा समय, आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। और ध्यान रखना भाई, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे। आवृत्ति को हम एफ से व्यक्त करें, फ्रीक्वेंसी, और आवर्तकाल को कैपिटल टी, तो एफ बराबर 1/t होता है और टी बराबर 1/f होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। चलिए, तो एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं बा। ज्यादा तो नहीं समझा रहा है, कहीं अपच हो रही हो आपको। मनुष्य में वाक ध्वनि का मुख्य स्रोत, मैं बोल रहा हूं, इसका मुख्य स्रोत क्या है, यहां वाक तंतु होते हैं। गले को फाड़ कर देखना, नहीं देखा आपको, यहां इस जगह पे देखना, वाक तंतु जो दो ऐसी आकृतियां बनी होंगी जो, तो उसको वाक तंतु बोलते हैं, लरिंक्स, वाक तंतु, ठीक है, वाक तंतु। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग को पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि की जो आवृत्ति की जो तरंगे हैं उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं भाई। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का कंपन प्रति सेकंड, या तो लिखिए कंपन, अरे यार एक कंपन प्रति सेकंड, या डेसिबल भी बोल देते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं, और कंपन प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। देखिए आयाम मैंने चित्र बनाया था ना इस तरह से, ये माध्य स्थिति से, देखिए ये माध्य स्थिति है, यहां 0 मानो तो ये कितना ऊंचा गया, जैसे 5 सेंटीमीटर गया, तो ये जितना आयाम ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ध्वनि की प्रबलता देखोगी। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि के आयाम पर। ध्वनि का आयाम पूरा लिखना है भाई आपको, ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्वनि का तारत्व पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है भाई, भाई देखिए आपने एक शेर की दहाड़ सुनी, समझने का प्रयास कीजिए। वैसे मैंने इसको बहुत ढंग से समझाया आगे, ठीक है, चलिए आगे समझ लेना। निम्नलिखित में कथनों में से सही और गलत को छांटकर चिन्हित कीजिए। ध्वनि वस्तुओं में कंपन से उत्पन्न होती है, सही है भाई, ये तो ध्वनि वस्तुओं में कंपन से, मैं बोल रहा हूं हवा में कंपन उत्पन्न हो रहे हैं और यूं जा रहे हैं, यूं 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 आपके कान तक पहुंच रहे हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं, अरे माध्यम आवश्यक है, ये तो भाई गलत है भाई लाला।
ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। बिल्कुल, ध्वनि का वेग ठोस में, ये उल्टा है भाई, यूं मत सोचिए ना। तो ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है और द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, ये भी सही है भाई, डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। वैसे भी आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ध्वनि में संचरित नहीं होती। ध्वनि किस में संचरित नहीं होती? निर्वात में। निर्वात का मतलब जान आ भी आया था यार। आवर्तकाल एवं आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अभी बताया ना। आवर्तकाल को टी से व्यक्त करूं और आवृत्ति को एफ से, तो टी बराबर 1/f होगा। एक बटे में कुछ लिखते हैं उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। या एफ की बात करूं तो एफ बराबर 1/t होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। यार ये तो वही प्रश्न आ गया। कर्णपटय को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। कान का पर्दा कहते हैं। अब निम्नलिखित का मिलान करके बता दीजिए भाई। 50 डेसिबल तक की ध्वनि आसान से सुन जाएगी, ये तो कर्णप्रिय ध्वनि है भाई। दूसरा, 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि शोर है भाई। शोर की परिभाषा ही यही है कि अगर कोई ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक की हो तो वो हमें सहन नहीं होती, कर्णप्रिय नहीं होती, कानों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसकी गिनती शोर प्रदूषण में आती है। तो असह्य ध्वनि है भाई, ये इसमें आ गया भाई। अप्रिय ध्वनि शोर होता है भाई, और वस्तु का कंपन ध्वनि होता है। ये तो ऐसे आ गए यार, ठीक हो गया भाई ये तो काम। लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए। एक वाद्य यंत्र 200 कंपन पूर्ण करने में 2 सेकंड लेता है। उसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। मैंने आवृत्ति की परिभाषा बताई ना, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। आवृत्ति की परिभाषा देखिए, इसको लिख देता हूं मैं। आवृत्ति 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। अब सीधी सी बात है, देखिए समझ लो यार, सवाल में अंक कुछ भी बदल सकता है। कैसे निकालेंगे किसी वस्तु की आवृत्ति? कि 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं वो गिन लीजिए। अब यहां देखिए 200 कंपन पूरा करने में 2 सेकंड ले रहा है, तो 2 सेकंड में प्रश्नानुसार क्या है? 2 सेकंड में कंपनों की संख्या या कितनी है भैया? 200। तो बताओ मेरे भैया, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी भाई बताओ? 200/2 बराबर 100। तो ये क्या हो गई? आवृत्ति। भाई 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं हम? आवृत्ति। तो भैया ये कहलाएगी आवृत्ति, ठीक है। इसको व्यक्त करते हैं एन से, या स्मॉल एन से भी व्यक्त करते हैं, या एफ से भी व्यक्त कर देते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगी? 100 कंपन प्रति सेकंड, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 हर्ट्ज, ठीक है, या 100 हर्ट्ज लिख देंगे। कंपन प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। दूसरा प्रश्न देखिए। यदि किसी मंदिर की घंटी से उत्पन्न भूल गए भाई, ध्वनि की आवृत्ति 400 कंपन प्रति सेकंड, आवृत्ति तो ये दी गई, तो उसका आवर्तकाल तो मैंने बताया ना। आवर्तकाल कैसे होता है? आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए क्या दी गई? आवृत्ति एफ बराबर क्या दी गई है? 400 कंपन प्रति सेकंड। क्या निकालना है भाई? आवर्तकाल। तो टी टाइम पीरियड निकालना है, तो टी बराबर क्या हुआ है? 1/f। तो 1/400 कर दीजिए, ये निकल रहा है भाई। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 0.0025। और आवर्तकाल एक कंपन में लगा समय, और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो 0.0025 सेकंड लिखेंगे, ध्यान रखना। और आवृत्ति के लिए क्या लिखते हैं? कंपन प्रति सेकंड।
मनन कर लीजिए यार। निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है वो पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। तो कुत्ते में भी, चमगादड़ में भी और व्हेल तीनों में क्षमता होती है कि ये पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो ऑप्शन द आ जाएगा भाई। 5वां देखिए, ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों में होता है? ध्वनि का संचरण तीनों माध्यम होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है। ठीक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि तरंगें संचरित कैसे होंगी? आयाम किसे कहते हैं? कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, भाई जैसे रस्सी में बताया ना, 2 खूंटी, ये 2 खूंटी है, इनसे रस्सी बांध दी जाए और रस्सी को नीचे पकड़कर खींचकर छोड़ दिया जाए तो रस्सी इस तरह से कंपन करेगी ना। तो ये मान लो माध्य स्थिति है। ठीक है। तो इस माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये माध्य स्थिति को मैं 0 मानूं तो ये विस्थापन अधिकतम यही तो हुआ, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो विस्थापन है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम, जिसको ए से व्यक्त करते हैं, एम्पलीट्यूड। आवृत्ति किसे कहते हैं? अभी बताया। किसे कहते हैं? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है, अभी बता दिया है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका मात्रक सेकंड होता है। 10वां प्रश्न देखिए, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। T बराबर 1/f होता है, कई बार लिख चुका हूं भाई। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, 2 बार आ चुका है ये रिक्त स्थानों में। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, ये भी आ चुका है। ध्वनि के तारत्व से क्या अभिप्राय? मैंने जहां छोड़ा था वो ये प्रश्न है भाई। ध्वनि के तीक्ष्ण, महीन अथवा भारी, जैसे लड़कियों की आवाज महीन होती है, शेर की भारी होती है। ठीक है। तो ये हो लक्षण को क्या बोलते हैं? तारत्व कहते हैं। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो वहां क्या भरना पड़ता? आवृत्ति कहां है भाई? आवृत्ति, अरे यार, वेयर इज आवृत्ति? तो ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक। तो वापस चलते हैं भाई, कहां चलते हैं? तो देखिए, किस तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति न्यून होती है? निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति न्यून होती है। ठीक है। हमारे कान न्यूनतम और अधिकतम कितनी आवृत्ति को सुन सकते हैं? हमारे कान न्यूनतम 20 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि को भी नहीं सुन सकते। तो हमारी कान की लिमिट है भाई 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ठीक है। श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? वही बताएं, जिसको हम सुन सकें, अर्थात 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? जिसको ना सुन सकें, अर्थात 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हो, उस ध्वनि को क्या कहेंगे हम? अपश्रव्य कहेंगे। पराश्रव्य, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है, 1000 को किलो बोलते हैं तो 20 किलो हर्ट्ज कहें या 20,000 हर्ट्ज कहें, एक ही बात है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम पराश्रव्य कहेंगे। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, पेट की जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, उसमें 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की तरंगों को, तो वो बाद में पढ़ लेना। खैर चलिए, समुद्र की गहराई नापने एवं पनडुब्बी की स्थिर चाल ज्ञात करने का यंत्र कौन सा होता है? सोनार। उस यंत्र को क्या बोलते हैं? सोनार। ठीक है, रट लेना भाई। वस्तु द्वारा कंपन पूरा करने का चित्र मैंने अभी बता दिया था कि भाई 2 ये खूंटियां हैं, यहां एक रस्सी बंधी है, इसको नीचे पकड़कर खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लेना। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध मैं अभी बता चुका हूं, इन तीनों की परिभाषा भाई। आयाम, कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम। आवृत्ति की परिभाषा बता ही चुका हूं, आवर्तकाल की बता ही चुका हूं, और आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या बताया था? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात T बराबर 1/f या F बराबर 1/T आप लिख देना भाई।
ध्वनि संकेतों के मस्तिष्क तक पहुंचने की प्रक्रिया को मानव कर्ण के नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। इस मानव कान के चित्र को रटना है आपको भाई, बनाकर देख लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण हमें किस प्रकार प्रभावित करता है और हम इसे किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं भाई, अथवा ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के 4 उपाय लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, वे ध्वनियां जो कानों को अप्रिय लगे उन्हें शोर कहते हैं। इसके प्रभाव को ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 80 डेसिबल से ज्यादा हो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। यातायात, अब शोर प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि, अत्यंत प्रबल ध्वनि युक्त संगीत, कल कारखानों से आने वाली आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को असह्य माना जाता है जो ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव शरीर पर क्या पड़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण दैनिक जीवन की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, डीजे पर बहुत नाचते हो चिड़चिड़ापन आएगा, अनिद्रा आएगी, नींद नहीं आएगी, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सुनने की क्षमता प्रभावित होगी और कभी कभी बहरापन भी आ जाता है। अगर ज्यादा शोर शराबे वाले स्थानों में आप रहोगे, चिड़चिड़े होंगे, रक्तचाप आपका बढ़ेगा, सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, यातायात के समस्त वाहनों, उद्योग की मशीनों एवं घरेलू विद्युत उपकरणों के शोर कम करने वाली युक्तियों का प्रयोग, मतलब घर में ऐसी युक्तियों का प्रयोग, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए जो कम शोर करते हों। समय समय पर उनमें तेल डालते रहें, जैसे आपके घरों के पंखा भी चूं चूं चिर करते रहते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। कभी भी ज्यादा हाई वॉल्यूम पर टीवी या अन्य जो आपकी सुनने वाली चीजें उनको नहीं बजाना चाहिए। मंदिरों पे, मस्जिदों पर ये तो यार विवाद की बात हो गई ना, ये नहीं बजने चाहिए भाई, ठीक है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, वैसे बहुत आसान सी चीजें है यार, ठीक। अब अध्याय 18 भाई, आज के लिए अंतिम अध्याय हम लेकर आ रहे हैं, फिर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि 1 घंटा 26 मिनट तो अब दिखा रहा है वीडियो हमारा, तो अभी तो इसमें और टाइम लगेगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए लास्ट करते हैं। और वैसे भी रात के बजकर हो रहे हैं 11:15 बज रहे हैं यार, अब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 11:15 बज रहे हैं। पूरे दिन प्रश्नों का संकलन किया भाई, ठीक है। टाइम लगता है यार प्रश्नों को, फिर इसको लिखना पड़ता है यार, टाइप करना पड़ता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। पूरे दिन मतलब मैंने कोई भी काम नहीं किया, इसी में लगा रहा हूँ स्कूल से आते ही, है ना। स्कूल में भी जब भी समय मिल रहा था तो मैं इसी काम में लगा हुआ था, ठीक है। तो वायु को संदूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक। भाई वायु की जो रेशो होना चाहिए कि भाई इतनी इतनी गैसें इस अनुपात में होनी चाहिए, उनका गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन आ जाए उनकी प्रतिशत मात्रा में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वायु प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसी है, जहरीली गैस है, जो सफेद सफेद धुआं निकलती है ना, जैसे मोटरसाइकिल को सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं तो सफेद धुआं निकलती है, गाड़ी से जो धुआं निकलती है पेट्रोल वाले वाहनों में, जो सफेद धुआं है वो मीठी मीठी सी लगती है, ये सबसे खतरनाक है। या कभी कभी लकड़ी को आप जलाते हैं, सफेद धुआं जो मीठी मिठास लिए होती है, क्योंकि जैसे इसको हम अंदर खींचते हैं तो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन से ये क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हमारे रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि बूढ़े बड़ों के लिए बंद कमरे में सिगड़ी सुलगा के रख देते थे, और जब सीमित मात्रा में कोई लकड़ी जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको मीठी गैस को बड़े आराम से लेता था, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अंदर बनने के कारण रक्त द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता नष्ट हो जाने के कारण उसका हार्ट अटैक हो जाता था और वो आराम से मर जाता था, ठीक है। तो प्रदूषक गैसों का विनाशकारी प्रभाव है अम्ल वर्षा। देखिए जब इतनी जहरीली गैसें वाहनों से निकलने वाली धुआं से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइस, भाई वाहनों से नहीं फैक्ट्रियों से भी निकल रहा है, चिमनियों से निकल रहे हैं, जन कहां कहां से धुआं निकल रहा है, ऊपर जा रहा है। और जब
ये जितने भी ऑक्साइड हैं पानी के जल से क्रिया करके नीचे आते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब के रूप में बरसते हैं, और जब पानी की पीएच 5.6 से कम हो जाए उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल वर्षा इसमें ऑप्शन सही आ जाएगा। पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या बोलते हैं? पेयजल बोलते हैं। यार ऐसे ऐसे सरल सवाल आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? देखिए हरित गृह कौन भाई, कुछ गैसों के उत्सर्जन के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और मेथेन है ना, CO2, SO2 और CH4, ये जितनी भी ये 3 गैस हैं ये वातावरण में जाकर वायुमंडल के चारों ओर एक परकोटा घेरा बना रही हैं, और इससे क्या होगा कि पृथ्वी के जो ऊष्मा है जो वायुमंडल में जाकर विलीन हो जाती थी वो नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि हवा से ये 2.5 गुना ज्यादा भारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम फूंक मारते हैं तभी तो वो बुझ जाता है दीपक। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड उस पर जाकर लद जाती है, 2.5 गुना ज्यादा भारी है। तो ये पृथ्वी की ऊष्मा को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, इस कारण पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसका मुख्य कारण यही 3 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, निम्नलिखित में से विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यार ये तो आ गई। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किया जाता है अथवा रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों में किस वायु प्रदूषक का प्रयोग होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। गंगा नदी का जल प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ी है बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण एवं गंगा नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप और अपशिष्टों को नदी में बहाने आदि के कारण गंगा नदी का जल। भाई एक तो सही बात तो ये जनसंख्या बढ़ रही है और नए शहर कहाँ बसते हैं? ज्यादातर नदियों के किनारे। तो मलमूत्र का जो विसर्जन है, नालियां, गंदे नाले कहाँ विसर्जन हो रहे हैं? गंगा नदी में, जो हमारी सबसे पवित्र नदी है। नदियों से को प्रदूषित करना यार सबसे बड़ा पाप है, मैं तो ये मान के चलता हूं। उसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनके द्वारा जो गंदा जल निकल रहा है वो भी नाले के रूप में नदियों में गिर रहा है। गंगा नदी के नहीं, किसी भी नदी को यार प्रदूषित करने का ये सबसे मुख्य कारण है। हम लोग गंदा कर दें, दूसरे कोई व्यक्ति मर जाए, पशु मर जाए, कुछ भी मर जाए, नदियों में डाल रहे हैं। तो ये सब मुख्य कारण है नदियों को प्रदूषित करने का, और उनमें से गंगा भी हमारी एक पवित्र नदी है। भाई गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पहले जनसंख्या पर नियंत्रण रखे, तभी तो ये काम होगा। भाई उद्योगों के बायत का उपचार, उद्योगों से जो गंदा पानी निकल रहा है, जहरीला पानी निकल रहा है, उसका भैया फिल्ट्रेशन ऐसा करो कि उसमें शुद्ध पानी जाके मिले। नदी के किनारे के निवासियों द्वारा अपशिष्टों को बहाना, लाशों को डाल देते हैं, पशुओं को डाल देते हैं। यार ऐसा नहीं, गंदी कोई चीज है पॉलीथिन में पटकी, बोरे में पटकी और उठा के नदियों में पटक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गंगा नदी की सुरक्षा हेतु सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? उद्योगों के अपशिष्टों को उपचारित करने का कार्य कठोरता से कराना चाहिए कि भाई फैक्ट्रियों को आदेश दो, फैक्ट्रियों को बंद करा देंगे अगर तुमने गंदा पानी नदियों में डाला तो। गंगा नदी के निवासियों को गंगा नदी में बाहित अपशिष्टों को प्रवाहित करने हेतु रोकना चाहिए। उनसे कह दिया जाए कि कोई भी गंदी वस्तु नदी में नहीं डालेगा। ठीक है, घाटों और अन्य क्षेत्रों की सफाई करना और जन जागृति का अभियान तो चलाना ही होगा। वैसे वायु प्रदूषक रोकने के उपाय लिखिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण के 4 उपाय लिखिए। कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। अथवा वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में क्या कहेंगे? संपीड़ित। कंप्रेस का मतलब हिंदी संपीड़ित, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, गैस का मतलब गैस, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही कोई 4 वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो पहला क्या है? सभी कारखानों की चिमनियों पर गैस अवशोषक लगवाने चाहिए कि जो कणों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसों के जो अणु मिल रहे हैं उनको फिल्टर कर दें भाई, और शुद्ध गैस ही ऊपर जाके मिले। समय समय पर दहन इंजनों का परीक्षण किया जाना चाहिए कि भाई ज्यादा धुआं देने वाले जो वाहन है उनको बंद कर देना चाहिए, डीजल से चलने वालों का। कल कारखानों को आबादी से दूर घने वृक्षों के बीच लगाना चाहिए। फैक्ट्रियों को आदेश दें कि भैया फैक्ट्री चलानी है तो 10,000 पेड़ लगाओ। वनों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए एवं वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए। भाई सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा को वैकल्पिक ईंधन के रूप में अपनाना चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग से
वायु प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल कोयला को जलाएंगे वायु प्रदूषण बढ़ेगा भाई। इनके स्थान पर सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा को वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग करें तो वायु प्रदूषण को हम घटा सकते हैं। वन महोत्सव और पर्यावरण सुरक्षा हेतु जन चेतना कार्यक्रम चलाने चाहिए। अब अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण से होने वाली हानियां क्या हैं, जल प्रदूषण रोकने के उपाय लिखिए। जल प्रदूषण भाई सीधी सी, अब यार बहुत सरल सा प्रश्न है। आधुनिक युग में कल कारखानों और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप भूमि पर बहने वाला जल, भूमि पर संग्रहित जल, भाई ना केवल नदियों में बहने वाला जल, भूमि पर जितना भी जल बह रहा है या भूमि के अंदर जो जल है ना, उसमें कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ मिले हुए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिससे जल की गुणवत्ता कम हो रही है, इसका रंग और गंध बदल रहे हैं और जल खराब होता जा रहा है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। और जल प्रदूषण से होने वाली हानियां क्या हानियां हैं? बाहित मल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी होते हैं। ऐसे प्रदूषित जल को ग्रहण करने से मानव में कई रोग जैसे हैजा, पेचिस, चर्म रोग आदि हो रहे हैं। पेचिस का मतलब उल्टी दस्त लगना। जल प्रदूषण के कारण जलीय पौधों और जंतुओं को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है। इस कारण उनकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। जहरीला पानी डालने से भूमि वैसे ही अपनी उपजाऊपन खोती जा रही है। कल कारखानों से निष्कासित द्रव रसायनों के पानी में और भूमि में मिल जाने से जंतु और पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और विषाक्तता उत्पन्न हो रही है। कीटनाशी रसायन भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं भाई। अब जल प्रदूषण रोकने के उपाय देखिए। कल कारखानों, उद्योगों के अपशिष्ट नदियों और जलाशयों में नहीं डालने चाहिए भाई। स्ट्रॉन्ग डिसीजन हैव टू मेड भाई, कठोर कार्रवाई करनी होगी इन दुष्टों के खिलाफ जो कल कारखानों से जहरीले पानी को या अन्य अपशिष्ट पदार्थों को सीधे से, बहुत से तो चमड़े उद्योग में ना, उनको भी यार बदबूदार चीजों को नदियों में डाल रहे हैं। इससे ज्यादा घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता, पर क्या किया जा सकता है। इस हमको मतलब लांछित कराने वाले इतने लोग इस समाज में व्याप्त हैं, धिक्कार है भाई ऐसे लोगों पर। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। समुद्र में परमाणु विस्फोट नहीं करना चाहिए। जलाशयों, नदियों, तालाबों आदि के जल में गंदे बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नदी, तालाब और कुएं के निकट मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए। पेयजल स्रोतों की सफाई एवं जांच नियमित रूप से होनी चाहिए। प्रत्येक नगर और तहसील स्तर पर जल शोधक कारखाने लगाने चाहिए या यंत्र लगाने चाहिए। तो ये जल प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए भैया और इसको एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लेना। अब वायु प्रदूषण से होने वाली हानियां, पेट्रोल डीजल के देखो, और ये लिख दें, पेट्रोल डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है और उस समय कोई भी ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो बहुत ही जहरीली है, क्योंकि अंदर जाकर रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो देखिए, वायु डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटाती है। सीसा युक्त पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड पाया जाता है, जो कैंसर और क्षय रोग कारक है। धुआं, दमा, खांसी, अस्थमा आदि रोग उत्पन्न करता है। विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन से SO2 गैस उत्पन्न होती है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन के परमाणु, जिससे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। ओजोन परत को वायु प्रदूषण से नुकसान होने से पराबैंगनी किरणों को रोकने में असमर्थ, क्योंकि ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत जो हमारे क्षोभ मंडल से 2 किलोमीटर ऊंचाई पर परत है, उसमें छेद हो रहा है, क्योंकि प्रशीतकों में या रेफ्रिजरेटरों में जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होती है, उसके का ध्यान रखना। ओजोन परत में छेद का कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ सकता है। तो अब ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब जब छेद हो गया तो फिर रोकेगा कौन? इसलिए हमें त्वचा संबंधी अनेकों रोग हो रहे हैं और इसी कारण विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है। कल कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें धुएं के रूप में नुकसानदेह हैं। वायु प्रदूषण से पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचती है। और इसी के साथ
हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है आप लोगों को यार छींक आ गई भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पसंद आया ही नहीं हो। ईमानदारी से कमेंट करना है आपको। कमेंट तो जब करेंगे जब आपने पूरा देखा हो, क्योंकि बच्चों को इतना पढ़ने की आदत ही नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने पूरा देखा हो और अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर बुरा लगा हो तो दो दो गालियां लिख देना, ठीक है। तो अब शुभ रात्रि कहने का समय आ गया है। अभी मैं तो कहाँ सोने वाला हूं, अभी तो इसको एडिट करूंगा, फिर इसको एक्सपोर्ट करके यार बनाना है वीडियो, फिर अपलोड करूंगा, तब तो आपको सुबह तक ये वीडियो मिलेगा। तो कहूं शुभ रात्रि। हाँ यार एक बात और, अपने मित्रों को इस वीडियो को यार भेज देना, उनसे कह देना यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हैं, और लाइक का बटन तो यार दबाई दो यार, ठीक है। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए आनंद के साथ, ठीक है। बाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो।